हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबीयत पानी चंगा सी, पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से डेली की तरह रोज़ हाजिर हूँ मैं, और पार्ट नंबर आज 3 हमारा होने वाला है। 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 है पेपर ये, और ये पेपर है SSC GD 2025 वाला, जो कि 4 फरवरी 2025 को हुआ था, शिफ्ट नंबर 3। इसके पहले मैं 4 फरवरी का शिफ्ट 1 और 4 फरवरी का शिफ्ट 2 दोनों अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और उनको देख के आइए, मतलब उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरा काम यहाँ से डन होता है। लाइक करना है आपको, शेयर करना है और सब्सक्राइब मार देना है। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं लेक्चर की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है जिसने ग्लोबलाइजेशन को सुगम बनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फैक्टर दैट हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन? डिक्लाइन इन मल्टीनेशनल कॉपरेशन, बहुराष्ट्रीय निगमों में गिरावट। सेकेंड है टैरिफ और व्यापार बाधाओं में वृद्धि, इंक्रीज्ड टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर। थर्ड आपका पांच ऑप्शन है, रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ ऑप्शन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज, अलगाववादी नीतियाँ। हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है और ये पहले ही क्वेश्चन हमारा है। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच। सारे लोगों से गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, रैपिड इम्प्रूवमेंट। तीसरा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। ग्लोबलाइजेशन में प्रौद्योगिकी में बहुत जल्दी सुधार हुआ है ना। ठीक है, बाकी अलग तो पता है आपको। देखिए, अलगाववादी नीति गलत हो जाएगा, और टैरिफ और व्यापार बाधाओं में वृद्धि, पर टैरिफ बढ़ा देंगे, ज़्यादा हम टैक्स लेने लगेंगे, तो ये भी गलत है। और डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन, मतलब MNCs में डिक्लाइन, MNCs में गिरावट होगी। तो भाई ग्लोबलाइजेशन से तो हमारा बढ़ा है ना, ग्लोबलाइजेशन से, है ना। पहले हम इंडिया तक सीमित थे, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड लेवल पे हो गए। लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हमारे पास है, सितंबर 2024 तक तमिलनाडु के CM कौन थे? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु एज ऑफ सितंबर 2024? नायब सिंह सैनी, हेमंत सोरेन, भूपेंद्र पटेल या फिर MK स्टालिन जी। देखिए, सोरेन साहब की बात करें, ये झारखंड के हैं। ये कहाँ के हैं? तो झारखंड से थे। नायब सिंह सैनी जी कहाँ से थे? एनी वन हैव नायब सिंह सैनी जी की बात करें, देखिए हरियाणा से हैं ये। सैनी साहब कहाँ से? हरियाणा के थे। हेमंत सोरेन जी झारखंड के थे। भूपेंद्र पटेल आपको बताना है, और हमारे जो उत्तर हो जाएंगे MK स्टालिन साहब, है ना। आंसर इज MK स्टालिन जी। भूपेंद्र पटेल मेरे ख्याल से ये गुजरात के होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुजरात के ही होंगे पटेल जी, है ना, गुजरात के हैं। सो आंसर जो रहेंगे हमारा MK स्टालिन वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इन सितंबर 2024। मतलब ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906? 1906 की बात हो रही है, आपको पता है। आगा खां थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, सर सुल्तान मोहम्मद शाह या फिर नवाब सलीमुल्लाह खां। 2 लोग थे, बट यहाँ पे पहले कौन से थे सारे के सारे लोग बताएंगे। अब अगर बात करें तो आगा खां थर्ड थे। हमारा आंसर जो रहेगा आगा खां थर्ड थे, ये वाला सही है, पहले थे। लेकिन इनके साथ साथ नवाब सलीमुल्लाह भी थे, इनके साथ साथ चौथे नंबर के ऑप्शन भी थे। तो अगर ऑप्शन में आए कि पहला और चौथा, हालांकि एक दिया है, एक दिया रहे तो फिर गो विथ ओनली आगा खां, और अगर दोनों दिया रहे साथ में तो फिर नवाब सलीमुल्लाह खां भी आ जाएंगे, है ना। और ये बताएं, ये ढाका में बना था मुस्लिम लीग। कहाँ बना था? ढाका, जो कि करंट में किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की, है ना, बांग्लादेश की कैपिटल है, और ये ढाका में बना था। इसके अलावा अगर बात 1905 में देखिए, हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल, है ना, बंगाल पार्टीशन हो गया था, है कि नहीं? ओके। 1907 की बात करें, 1907 में देखिए सूरत अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट निकले थे, है कि नहीं? ओके, लवली, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, जिन्ना साहब की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? बाद में इन्होंने जिन्ना साहब ने बाद में ज्वाइन किया था, मतलब मुस्लिम लीग को। और कब ज्वाइन किया था? तो 1930 में, 1913 में ज्वाइन किया था। आपको पता होगा जिन्ना साहब पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं, है ना। पाकिस्तान के लिए इन्होंने लड़ाई करी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बताइए। आई होप प्रॉपर विजुअल होंगी, मैं प्रॉपर दिखाई, आपको प्रॉपर सुनाई, और प्रॉपर सब कुछ अच्छे से दिखाई सुनाई और दे रहा होगा, है ना। मैं पढ़ा भी अच्छे से रही होंगी, ऐसा उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा उनकी कोरियोग्राफी के लिए इसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। 1968 में ही मैक्सिकन सरकार द्वारा उनकी कोरियोग्राफी के लिए हु वाज कन्फर्ड अ गोल्ड मेडल इन 1968 बाय द मैक्सिकन गवर्नमेंट एज हर कोरियोग्राफी।
रुक्मणी अरुंडले, रेखा जी, मृणालिनी साराभाई या फिर शोभना नारायण। देखिए मृणालिनी साराभाई और शोभना नारायण की बात करें तो ये दोनों तो विक्रम साराभाई की वाइफ एंड डॉटर हैं। रेखा जी तो आपको पता है रिनाउंड हमारी क्या है, ये रिनाउंड हमारी एक्ट्रेस है ना। अब हमारे जो आंसर हो जाएंगे भाई, यहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीता था 1968 में वो जीता था क्या बोलते हैं, मृणालिनी साराभाई ने। किसने जीता था? मृणालिनी साराभाई ने। तो याद रखिएगा, मतलब वाइफ और डॉटर तो हैं, बट हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो रहेंगे मृणालिनी साराभाई, वाइफ है ना। मृणालिनी साराभाई और क्या नाम था, शोभना नारायण। हाँ शोभना नारायण जी, ये इनको पद्म श्री मिला हुआ है, कब आपको बताना है, और ये रिसेंट में मिला, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैं इतना हिंट दे देती हूँ, ही इज़ फ्रॉम कथक, सी इज फ्रॉम कथक, यूपी से बिलोंग करती हैं। रेखा जी का तो पता है, भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं रुक्मणी देवी अरुणले। और आपको ये बताना है भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये चलो मैंने बता दिया, तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये बताइए इन्होंने किसको रिवाइव किया था, रिवाइव किस क्लासिकल डांस को किया था, बस इतना बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। हालांकि आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, बट स्टिल बता देना। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो कि मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। नेम द वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। जापानी इंसेफेलाइटिस, फ्रांसिसेला टुलारेंसिस, येलो फीवर वायरस या फिर लसिका फाइलेरिया। बताइएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे ऐसा कौन सा मच्छरों के काटने से बीमारी होता है जिससे हमारे दिमाग में ना सूजन आ जाती है। जापानी इन्फेसाइटिस है, फ्रांसिसेला टुलारेंसिस, येलो फीवर वायरस या फिर लसिका फाइलेरिया। देखिए अगर बात करें ना येलो फीवर की, तो येलो फीवर कहाँ होता है, येलो फीवर मेरे ख्याल से जो हमारा बिलरूबिन आता है, बिलरूबिन निकलता है हमारे लीवर से, तो वो येलो फीवर रहेगा। या फिर मैं कहूँ जिसे हम कहते हैं पीलिया या जॉइंडिस, जो भी कहना चाहें आप, तो येलो फीवर तो ये रहेगा, है ना। तो ये तो हमारा मेरे ख्याल से लीवर से रिलेटेड है, तो माइंड की तो बात ही नहीं है, तो ये कट हो गया, है ना। दूसरा हमारे पास जापानी इंसेफेलाइटिस, लसिका फाइलेरिया। फाइलेरिया मीन्स जो हाथी पाँव होता है, फाइलेरिया जो है वो हाथी पाँव होता है। एलिफेंटाइटिस जो होता है या फिर फाइलेरिया जिसे हम कहते हैं, ये मादा क्यूक्लेक्स मच्छर के, डेफिनेटली ये क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से ही होता है, बट स्टिल ये क्या है, ये हाथी पाँव है, दिमाग की बीमारी नहीं है। अब हमारे पास बचा पहला, तो ये वाला भी कट, जापानी इंसेफेलाइटिस और फ्रांसिसेला टुलारेंसिस। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो रहेगा क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से ही होता है जापानी इंसेफेलाइटिस, और आंसर हमारा रहेगा यही वाला, ये क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से ही होता है, मादा क्यूक्लेक्स के ही, तो क्यूक्लेक्स के मच्छर काटने से होता है, और आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक नंबर रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैंने फाइलेरिया वाला गलत बताया है क्या, एक सेकंड रुकेगा। स्प्रेड बाय मच्छर होता है, बट पैरासाइट से होता है, याद रखिएगा इसको, पैरासाइट से होता है, और ये कोई वायरस नहीं है, ये पैरासाइट से ही होता है, पैरासाइट से होता है, याद रखिएगा ना। ठीक है, क्योंकि तीन मच्छर हैं, एक तो हमारे मलेरिया वाली मच्छर है, एक डेंगू वाली मच्छर है, एडीज मैडम, एक हमारे पास कौन है, मलेरिया वाली मच्छर, मैडम का नाम बताइए, और एक हमारे तीन क्यूक्लेक्स है, तीन ही मच्छर है जिनके काटने से बीमारी होती है। बट मादा क्यूक्लेक्स के काटने से, फीमेल क्यूक्लेक्स के काटने से क्या होता है, हाथी पाँव भी होता है, और जापानी इंसेफेलाइटिस भी होता है। तो हाथी पाँव जो है वो पैर में सूजन दे देता है, हाथी जैसा पैर कर देता है, और जापानी इंसेफेलाइटिस जो है दिमाग में सूजन दे देता है। ठीक है, बाकी एडीज से तो आपको पता है कि क्या होता है हमारा, तो हमारी प्लेटलेट्स डाउन होती है ना, इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है। मलेरिया मैडम का नाम बता रहे हैं आपको, और सारी लेडीज है, तो लेडीज ही भाई कहला एकाग्र होती है, काइंड ऑफ अच्छा कुछ ऐसे करके याद कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच जोक्स अबाउट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग प्रवासन मतलब माइग्रेशन की निम्नलिखित में से किस धारा का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन या फिर अर्बन टू रूरल। बताइएगा, जनगणना 2011 में माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है। भाई हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे ही जाएंगे, है ना, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो हमारा क्या है, हमारा कंट्री क्या है, बताइएगा हमारा कंट्री क्या है। सारे के सारे लोग बताएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये माइग्रेशन वैसा वाला माइग्रेशन नहीं है, माइग्रेशन सबसे ज़्यादा जो होता है, एक तो आदमी लोग जाता है काम करने के लिए, है ना, एक सिटी से दूसरा सिटी, राइट, जैसे बिहार से मुंबई, चेन्नई, ऐसे दिल्ली। बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है आदमियों का तो होता है, बट औरतों का भी होता है। कैसे औरतों को होता है, व्हेन फीमेल मैरिड, जैसे मेरी शादी होगी तो मैं अपने हस्बैंड के घर जाऊँगी डेफिनेटली, है ना। सो यहाँ पे हमारा जो रहेगा रूरल टू रूरल एक नंबर रहेगा। सबसे ज़्यादा जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, रूरल टू रूरल हुआ है, और यहाँ पे फीमेल वेडिंग के थ्रू यहाँ पे फीमेल शादी वादी करके गई हुई है ना, तो इनका ट्रांसफ़र हुआ है।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द्रव्यमान एम की एक पुस्तक के लिए जो एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी चलती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया कार्य कितना है? फॉर अ बुक ऑफ मास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, for a book of mass moving a distance d on a smooth horizontal table, the work done due to gravitational forces 0 है, md है, mgd या फिर md cos बटे थीटा, md बटे cos थीटा। बताइएगा सारे लोग, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन ना आप लोगों को बताना है क्योंकि मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगी। आप लोग बताइएगा, फिर इसका आंसर मैं ना ड्रॉप कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ ट्रायल अफेयर्स इन जून 2024? प्रहलाद जोशी जी, अश्विनी वैष्णव जी, भूपेंद्र यादव या फिर जुआल ओराम? सारे के सारे लोग बताएंगे। गवर्नेंस हो रही है, जून 2024 की बात हो रही है। देखिए अश्विनी वैष्णव जी की बात करें तो मेरे ख्याल से अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्ट्री थे, ये रेलवे मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं अश्विनी वैष्णव। भूपेंद्र यादव जी की बात करें, अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा। चलिए बताइए, हमारा जो आंसर है जुआल ओराम रहेंगे, और जुआल ओराम रहेंगे, है ना, ओराम डी नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। जनजाति मामलों के मंत्री के रूप में जुआल ओराम जी को अपॉइंट किया गया है। अच्छा ये बता सकते हैं क्या, ही इज फ्रॉम वेयर, कहाँ से यह है ये जुआल ओराम जी? आई मीन विच स्टेट ही इज फ्रॉम, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आली आए लियांग बसंत उत्सव होता है, हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल है, भारत के किस राज्य में फागुन फेस्टिवल के फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? हिमाचल है, केरला है, असम या फिर गोवा? आली आए लियांग है। और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल है, और अगर बताऊँ तो मिसिंग ट्राइब, यहाँ पे मिसिंग एक ट्राइब है, वो सेलिब्रेट करती है, मिसिंग ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है, मिसिंग ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट होता है। और फागुन महीने के हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, फागुन में हम 10वीं को हम मनाते हैं शिवरात्रि, वैसे ही पहले बुधवार को ये मनाते हैं। आंसर इज असम, है ना, असम हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी असम। और अगर बात करें, बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखिए, इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा मत याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? विच पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? एग्जीक्यूटिव पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑब्लिगेटरी या फिर लेजिस्लेटिव? बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे। गवर्नर के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? तो भाई गवर्नर देखिए, अगर बात करें गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, बट वो ऑब्लिगेटरी पावर नहीं रखता, वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऐसा। ऑब्लिगेटरी पावर ये हमारा जो रहेगा वो रहेगा तीसरा नंबर, ऑब्लिगेटरी पावर नहीं रखता। सो आंसर विल बी हियर इज तीसरा, है ना, ये वाला नहीं रखता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई होप आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा मेरी दिक्कत है अभी फ़िलहाल के लिए, ये ना कभी कभी बंद हो जाता है स्क्रीन चलना, अगर मैं ध्यान ना दे पाऊँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? येला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा? ये हमारे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड बाय द येला वेंकटेश्वर राव, एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड परक्यूशनिस्ट। नादस्वरम है, घटम है, पखावज या फिर मृदंगम? सारे लोग बताएंगे हमारा क्या आंसर हो जाएगा। और हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से ये कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वेंकटेश्वर राव है और ये कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक संगीत से, या फिर मैं कहूँ साउथ इंडिया के म्यूजिक से, कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं ये। और ये क्या बजाते हैं? तो ये मृदंगम बजाते हैं दोस्त, मृदंगम बजाते हैं, याद रखिएगा, चौथा नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? धिवेही लैंग्वेज कहाँ की? हमारा पड़ोसी देश है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव या फिर म्यांमार? धिवेही इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और अगर बात करें, देखिए हमारा जो है श्रीलंका का तो हिंदी है, एक तो हिंदी है, और दूसरा हमारे पास श्रीलंका क्या है, सिंहला एंड हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, सिंहला एंड हिंदी बोथ बोली जाती है। मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स में क्या है, मौजू जी है ना, मालदीव्स में क्या बोली जाती है जरा बताएं। और हमारे पास है, और भूटान में क्या बोली जाती है? बर्मा में तो चलो हिंदी बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा और क्या बोली जाती है? हमारा जो आंसर रहेगा, मौजू भाई है मालदीव्स में, और यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट मौजू हैं, और यहाँ पे बोली जाती है धिवेही लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। आंसर इज 3, है ना। भूटान में क्या बोली जाती है? एनीवन? मेरे ख्याल जोंग खा करके कुछ ऐसे बोली जाती है, जोंग खा करके,
जोंखा, या फिर मैं अलग गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, DJONGA है, KHA है, ऐसे करके कुछ बोली जाती है। मुझे अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा है, बट ऐसे करके कुछ बोली जाती है भूटान में, है ना। बताइए म्यांमार में कौन सी लैंग्वेज है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 5 ईयर प्लान का जो यहाँ पे एम था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और स्थिरता के साथ विकास करना था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। दिस 5 ईयर प्लान एम्ड टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड एम्ड एट ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। 4th 5 ईयर प्लान है, 6th 5 ईयर प्लान है, 7th या फिर 2nd, बताइएगा। अब सेकंड की बात में देखिए, सेकंड में तो हमारे पास क्या था, सेकंड में हमारे पास हैवी इंडस्ट्री था, है ना, हैवी इंडस्ट्री था। अच्छा ये बताएं जरा, ये बताएं हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान था या फिर सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा चला 1956-66 तक, फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास 66 से हमारे पास 66 तक, उसके बाद 3 साल का ब्रेक हो गया, फिर 1970 में 1970 से लेके 75 तक चला हमारे पास कौन सा, तो ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, और 71 से या फिर ऐसा कहें 71 ना ले, 3 साल का है तो 69 तक ही ले। 1969 से 1974, 69 से 1974 ये हमारा 4th प्लान चला था। 5वां प्लान जो था चला था 1974 से 1978 तक चला था, क्योंकि यहाँ पे फिर सरकार चेंज हो गई थी। ये 5वां प्लान था। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार आई थी, अब यहाँ बोल रहा है कि किसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, के साथ विकास करना था। 4th 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान तो होगा नहीं, 7वां भी नहीं होगा, 6वां भी नहीं होगा। हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी पहला नंबर। 4th 5 ईयर प्लान कब था, तो ये हमारा 1969 से लेके 1979 था, क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या था, हमारा हरित क्रांति आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था 1966 में, और 1961 में हमारा इंडो चाइना वार हुआ था, 61 में 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। उसके बाद 65 में हमारा इंडो पाकिस्तान वार हो गया था, फिर 66 में फेवाइन आ गया था। तो ये जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरह से लगभग फेल हो गया था। फिर उसके बाद हम 3 साल के अलग अलग प्लान लेके आए थे, 1966, 67, 69, ये इन्हें हम कहते हैं सिंगल एक साल के प्लान लेके आए थे, और यहीं पे फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद फिर 1970 से या फिर 69 से ही लेके 74 तक हमारा चला 4था नंबर का प्लान। और इसका मॉडल जो था वो था DP धर मॉडल, याद रखिएगा। पहले वाले का था हेरोडोमर मॉडल, दूसरे वाले का था PC महलनोबिस, तीसरे का था सुकुमार चक्रवर्ती, और चौथे का जो मॉडल था वो था DP धर मॉडल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से रिमूव करा गया है। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, 44th, 42nd, 61st, 52nd, बताओ जरा। अब राइट टू प्रॉपर्टी है, अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा हो जाएगा। देखिए 1942 में लॉन्च हुआ, मतलब 42nd में लॉन्च हुआ, 44th में यहाँ पे हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। आंसर ए रहेगा ना, आंसर ए रहेगा। और हमारी यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार थी। 61 किससे रिलेट करता है, एनीवन हैव एनी आइडिया, क्योंकि 61 मैं इतना बताऊंगी राइट टू वोट से है, बट यहाँ पे वोटिंग एज जो थी वो कितने से कितनी कर दी गई थी, राइट टू वोट से रिलेटेड है। और यहाँ पे हमारी जो एक एज होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन वोट देने के लिए, वो कितने से कितनी हो गई थी। 52nd अमेंडमेंट किसी को पता हो तो बताओ, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, बाकी इसको तो पता है। मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन किसको नहीं पता, ये मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन इसे हम बोलते हैं। लवली, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे, लास्ट 5 क्वेश्चन। आज मैंने थोड़ा आराम से पढ़ाया है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में NBA अनुमोदित धातु की रिंग होती है, जिसकी आंतरिक व्यास क्या होगा। इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल इज बास्केट शैल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सेफ्टी रिंग 90 इंच की, 17 इंच की, 18, 20 इंच इन साइड डायमीटर। बताइएगा सारे लोग क्या हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई 18 मीटर होता है, इसका 18 मीटर होता है। बेसबॉल से 20 से बेसबॉल, 20 से 18 याद रखिएगा, 18 इंच का होता है प्रत्येक बास्केटबॉल में। NBA जो रिंग होती है उसका जो हमारे पास डायमीटर होता है, इनसाइड डायमीटर, वो 18 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द टर्सरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फॉरेस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विसेज एंड हमारे पास है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज आंसर, क्या आंसर हो जाएगा। टर्सरी की बात हो रही है तो टर्सरी की बात है, देखिए फॉरेस्ट्री हमारा आ जाएगा, फॉरेस्ट्री हमारा प्राइमरी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी प्राइमरी में आ जाएगा भाई, मैन्युफैक्चरिंग भी प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से सेकेंडरी आएगा, नॉट प्राइमरी। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी आएगा। इसके अलावा हमारा जो आएगा टर्सरी में ये रहेगा 4था नंबर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किस में आएगा, याद रखिएगा, ये या तो आएगा इंडस्ट्रियल में या आएगा हमारा सेकेंडरी में। या तो इंडस्ट्रियल में आएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर हमारा आएगा सेकेंडरी में। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर तो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना।
आगे बढ़ेंगे आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रदर्शन कला, नाट्य और संगीत से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन किस ऋषि के द्वारा किया गया है? शाक्य मुनि, भरत मुनि, वाल्मीकि जी या फिर अगस्त जी? नृत्य शास्त्र, द अर्लीस्ट टेक्स्ट डीलिंग विद परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस एंड म्यूजिक वाज कंपाइल्ड बाय विच सेज? और ये तो पता है आपको, भरत मुनि के द्वारा बनाया गया और हम इसे चौथा वेद भी कहते हैं, फोर्थ वेदा के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि ने इसे क्या किया था, तो इसे बनाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। जॉर्डन और पश्चिम इजराइल की सीमा से लगा हुआ सबसे खारा जल निकाय सैल्टिएस्ट वाटर बॉडी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैल्टिएस्ट वाटर बॉडी बॉर्डरिंग जॉर्डन इन द ईस्ट एंड इजराइल इन द वेस्ट? हमारे पास है वर्ल्ड ओशन, डॉन जुआन पॉन्ड, ब्रत सागर या फिर हमारे पास ग्रेट सॉल्ट लेक है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, सारे लोग बताएंगे। अब अगर बात करें हमारे पास जो है ये डेड सी है यार, अच्छा क्वेश्चन है, डेड सी है ये हमारे जॉर्डन के बॉर्डर में ईस्टर्न साइड और इजराइल के बॉस्टन में वेस्ट साइड, ये हमारा डेड सी है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने पूरी ट्राई करी कि मैं आपको जितना मेरे को आता था मैं आपको पूरा बता पाऊँ। गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाने जाने वाले पहले प्रसिद्ध शक शासक कौन है? गिरनार हमारे पास है रुद्रदामन, रुद्रभूति, मिनंडर या फिर डेमेट्रियस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा रुद्रभूति नहीं है, देखिए मिनंडर भी नहीं है, डेमेट्रियस भी नहीं है, आंसर हमारा रुद्रदामन है। और रुद्रदामन ने गिरनार से शिलालेख बनवाया था। और आपको ये बताना है गिरनार कहाँ पे है, बताइए जरा, गिरनार कहाँ पे सिचुएटेड है? थैंक यू। बस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिट इंडिया फ्रॉम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ द फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0? अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर जी, नरेंद्र मोदी साहब या फिर मुर्मू मैडम? सारे के सारे लोग बताएंगे। और बस इतना याद रखिए, अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे किया था। अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जब अभी बजट सेशन चल रहा था उस टाइम काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये चमड़े का बेल्ट को लेकर, है ना। तो आंसर जो रहेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के जो कार्यक्रम स्टार्ट किए थे वो अनुराग ठाकुर जी ने कराए थे। ठीक है, लवली। बस आज का सेशन इतना ही। बाकी मोदी साहब, अमित शाह जी हैं, द्रौपदी मुर्मू मैडम प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर हैं, है ना। प्रेसिडेंट मैडम हैं और ये पीएम साहब हैं और ये हमारे एम साहब हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन बस इतना ही। अगर आप देने जा रहे हैं क्या बोलते हैं डीपी कांस्टेबल का पेपर, तो प्लीज़ लेट मी नो। और क्या आपके उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन फंसे थे? हालांकि चूंकि ये तो पेपर है 4 फरवरी 2025 का, शिफ्ट तीसरे का एनालिसिस, शिफ्ट तीसरा एनालिसिस मैंने पूरा करा दिया है। आपको कल 5 तारीख का पहला शिफ्ट मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर डेली एक वीडियो आपको मिलेगा जो कि सुबह 8:05 पे ही मिलेगा। तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें, घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको प्रॉपर बेल आइकॉन पहुँच जाए, नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा चैनल है, नाम है विराट विजन, जिसमें मैं क्या कराती हूँ, इसमें मैं लाइक मॉक कराती हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ SSC CGL और SSC एनी रिलेटेड टू CGL और रेलवे, प्लीज़ ज्वाइन मी। अभी फिलहाल के लिए जो मॉक टेस्ट करा रही हूँ मैं वो चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है फिलहाल के लिए, जो चल रहा है 9:05 PM से लेके 11 बजे तक चल रहा है। मैं 11 बजे तक करा रही हूँ, तो आप जुड़ना ना भूलें। और इसके साथ साथ अभी जो मॉक चल रहा है, आज 13 सितंबर 2025 का मॉक होगा। तो ये कल आधा मैंने करवा दिया था, आज फिर से नया होगा 13 सितंबर, मेरे ख्याल से शिफ्ट सेकंड या शिफ्ट फर्स्ट है, अब एक्चुअली इतना याद नहीं आ रहा है, बट ये करा रही हूँ और 2025 का ही करा रही हूँ, पीछे से उठा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 23-24 को उठा रही हूँ, एजुकेटिव पैटर्न ही पूरा है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।